हेलो एवरीवन। आज आपके लिए लेकर आए हैं किरण यानी कि चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो देखिए आप, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? लाइट। यानी कि प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य होता है, जो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु विभिन्न वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु विभिन्न वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक। फिर देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक कितना होता है? यानी कि c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। फिर देखिए आप, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वेग, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वेग जो आँखों से संसूचित किया जा सकता है, प्रकाश कहलाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वेग जो आँखों से क्या कर सकते हैं, यानी कि संसूचित कर सकते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए आप, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखिए यहाँ पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसके लिए आपको याद रखना है जी एक्स परे देख आई म्यू रेडियो। ठीक। तो जी का मतलब देखिए आप यहाँ पर गामा किरण। जी का मतलब क्या है यहाँ पर? गामा किरण। एक्स का मतलब एक्स किरण। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्स किरण। परे का मतलब पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरण। देख मतलब दृश्य। देख मतलब दृश्य। आई का मतलब अवरक्त किरण। किरण। म्यू का मतलब माइक्रोवेव। रेडियो का मतलब रेडियो तरंग।
ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर लैम्डा का मान, ठीक, जैसे जैसे अपन गामा किरण से रेडियो तरंग की ओर आएंगे, लैम्डा का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा होगा पहले विबग्योर के नाम से सुना होगा। तो विबग्योर में क्या देखा था आपने, यानी कि इसमें जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 7500 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो देखिए आप, यानी कि विबग्योर से भी देखते हैं अपन। विबग्योर, तो देखिए आप विबग्योर, इसका जो तरंग दैर्ध्य है ये ऑयलेट कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर, और रेड का कितना है, 7500 एंगस्ट्रॉम। फिर देखिए आप ऑयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है और रेड का कितना, 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो आपको याद रखना है, वी का मतलब ऑयलेट, आई का मतलब इंडिगो यानी कि जामुनी, ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन का मतलब हरा, येलो का मतलब पीला, और ओ का मतलब ऑरेंज, और रेड का मतलब लाल। ठीक, प्रकाश सदैव सरल रेखीय पथ पर संचरित होता है। प्रकाश का पथ कैसा होता है, सरल रेखीय पथ। कैसा होता है, सरल रेखीय पथ, यानी कि एक सीधी रेखा में संचरित होता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण, प्रकाश संचरण के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश संचरण के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में बात करते हैं आगे प्रकाश पुंज। अनेक प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अनेक प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश संचरण के पथ को ही क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। फिर उसके बाद में प्रकाश पुंज क्या होता है, यानी कि अनेक प्रकाश किरणों के समूह को, अनेक प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर उसके बाद में फिर देखिए आप प्रकाशिक घटनाएं। प्रकाशिक घटनाएं कौन कौन सी है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव आदि, ये क्या है, प्रकाशिक घटनाएं। क्या क्या है प्रकाशिक घटनाएं हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव आदि, ये क्या है, प्रकाशिक घटनाएं। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए आप
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि प्रकाश का दो माध्यमों की पृथककारी सतह से, प्रकाश का दो माध्यमों की पृथककारी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का दो माध्यमों की पृथककारी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब बात करते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आई से, कोण आई, ये क्या है आपतन कोण। तो देखिए आप यहाँ पर आपतन कोण क्या होता है, यानी कि आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को कोण आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है, यानी कि आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और आपतन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोण आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर बात करते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोण आर से। ठीक, तो देखिए आप परावर्तन कोण क्या होता है, यानी कि परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। क्या है परिभाषा परावर्तन कोण की, यानी कि परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण को कोण आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कोण आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर ये दो माध्यमों की पृथककारी सतह है, और ये इस पर अभिलंब है। ठीक, अभिलंब, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब। ठीक, अब देखिए आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण द्वारा, ये आपतित किरण है और इसका अभिलंब के साथ जो कोण होता है ये क्या होता है, आपतन कोण कहलाता है। ये आपतित किरण है, ये P, ये O, ये क्या है, आपतित किरण। तो क्या परिभाषा है इसकी, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। तो इस पृष्ठ का नाम भी लिख देते हैं अपन, ये पृथककारी पृष्ठ है AB। ठीक, यानी कि पृथककारी सतह। ठीक, तो अब देखिए आप यहाँ पर यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, यानी कि परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण। तो ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। ये परावर्तित किरण। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर आगे बात करते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के मुख्यतः यहाँ पर देखिए
परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों सदैव एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में देखिए आप सेकंड नियम क्या कहता है, आपतन कोण व परावर्तन कोण के मान सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण के मान सदैव बराबर होते हैं, चाहे परावर्तन कैसा भी हो। यानी कि कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। आ गए समझ में? यानी कि आपतन कोण व परावर्तन कोण के मान सदैव बराबर होते हैं, चाहे परावर्तन कैसा भी हो। यानी कि कोण I बराबर कोण R। ठीक, अब बात करेंगे दर्पण। दर्पण ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। ठीक, क्या होता है दर्पण? देखिए आप, यदि कांच की एक सतह पर कलई कर दी जाए, यदि कांच की एक सतह पर कलई कर दी जाए, यानी कि कलई का मतलब क्या है यहाँ पर, पॉलिश। यदि कांच की एक सतह पर कलई कर दी जाए तो दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, इसे दर्पण कहते हैं। तो दूसरी ओर का पृष्ठ क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, इसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, और नंबर 2 गोलीय दर्पण। क्या परिभाषा है दर्पण की? यदि कांच की एक सतह पर कलई कर दी जाए तो दूसरी ओर की पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाती है, इसे दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार, यानी कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? समतल दर्पण और दूसरा क्या हो गया, गोलीय दर्पण। तो देखिए अब नंबर 1 बात करते हैं। तो देखिए आप, समतल दर्पण, यदि समतल कांच की पट्टिका पर एक सतह पर कलई कर दी जाए, यहाँ क्या कर रहे हैं, समतल कांच की पट्टिका ले रहे हैं और उसके एक सतह पर क्या कर रहे हैं, कलई कर रहे हैं, यानी कि पॉलिश कर दी जाए, तो दूसरी ओर की सतह परावर्तक पृष्ठ बन जाती है, इसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, यदि कांच के बने खोखले गोले का एक भाग काटकर, कांच के बने खोखले गोले का एक भाग काटकर, गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, नंबर 2 की गोलीय दर्पण। तो देखिए आप यहाँ पर गोलीय दर्पण क्या होता है, यदि कांच के बने खोखले गोले का एक भाग काटकर इसकी एक सतह पर कलई कर दी जाए तो दूसरी ओर की सतह परावर्तक पृष्ठ बन जाती है, इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, या फिर इसकी दूसरी परिभाषा देखिए, यदि किसी खोखले गोले के पृष्ठ के एक भाग के एक तरफ की सतह को क्या बना रहे हैं, चमकदार, तथा दूसरी तरफ की सतह को अपारदर्शी बना दे तो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या परिभाषा है इसकी? देखिए, गोलीय दर्पण की दूसरी परिभाषा, यदि किसी खोखले गोले के
यदि किसी खोखले गोले के पृष्ठ के खोखले गोले के पृष्ठ के एक भाग के एक तरफ की सतह को चमकदार तथा दूसरी तरफ की सतह को अपारदर्शी बना दें तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर देखिए आप यहाँ पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। यानी कि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक खोखला गोला ले रहे हैं, खोखले गोले का एक कटे हुए पृष्ठ का एक भाग ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर उसकी अंदर वाली सतह या फिर बाहर वाली सतह पर कलाई करेंगे तो यहाँ पर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक तो क्या होगा अवतल दर्पण और दूसरा क्या होगा उत्तल दर्पण। तो अब बात करते हैं अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो नंबर 1 अवतल दर्पण। तो देखिए आप यहाँ पर अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में, यानी कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी अंदर धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ हो, अर्थात ऊपरी सतह पर कलाई कर दी गई हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी अंदर धसी हुई सतह क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो, अर्थात ऊपरी सतह पर कलाई की गई हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, तो देखिए आप इसका चित्र देखिए। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी अंदर धसी हुई सतह क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो, और ऊपरी सतह पर क्या करें? देखो ये तो अंदर धसी हुई सतह है और ये ऊपरी सतह है, यानी कि ऊपरी सतह पर क्या कर रहे हैं अपन? कलाई कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। तो ये अंदर वाला भाग क्या बन जाता है? यानी कि परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, ये इधर नंबर 1 और ये नंबर 2, एक कौन सा चित्र हो गया? अवतल दर्पण। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण, यानी कि ऐसा गोलीय दर्पण। देखिए आप उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए आप, यानी कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ हो, ठीक, अर्थात अंदर धसी हुई सतह पर कलाई की गई हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है यहाँ पर इसका डायग्राम, ये उभरी हुई सतह क्या है? परावर्तक पृष्ठ, और अंदर धसी हुई सतह पर क्या की गई है? कलाई की गई है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक, ये दर्पण गोलीय दर्पण कंप्लीट हो चुका है।